जाएगा। यानी इस सारे अरसे में खसारा बढ़ चुका है, जबकि आमदनी में बहुत सुस्त रफ्तारी से अंदर इजाफा हुआ है। हम 18 से 50 पे ले गए, हमारे बाद आने वाले 50 से अभी 53 पे आए हैं, शायद 54-55 पे कहीं क्लोज हो, मगर खसारे में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी चूंकि 1 महीना बाकी है तकरीबन, तो उसकी अभी फिगर्स आने वाली है। रेल कॉप एक कंपनी थी जिसके एमडी आमिर निसार साहब थे। जब हमने क्लोज किया था तो ये 40 करोड़ रुपया कमा रही थी, इनकम प्रॉफिट 40 करोड़ रुपया मुनाफा कमा रही थी। पिछले साल इसने 90 लाख रुपए का नुकसान किया। बाकी कंपनीज का हाल भी अबतर है। उसके बाद यहां पे डिसिप्लिन ब्रेक किया गया, रेलवे हेडक्वार्टर को बाईपास करके वजारत में फैसले किए गए, ऑपरेशंस के फैसले वहां चले गए, नालायक तरीन सिफारशी लोगों को लगाया गया। बाकी सारी कहानी आपको पता है, तबाही की एक अफसोसनाक दास्तान है। मजीद भी कुछ बातें हैं। केसीआर सीपैक का प्रोजेक्ट था, वो रेलवे के जिम्मे लग गया। ML1 प्रोजेक्ट पे जवाब दें आके पिछले मुद्रा उन्होंने क्या पेशरफ्त की है। एक ईंट लगाई है आपने, जो SPV था, स्पेशल पर्पस व्हीकल हम बना गए थे, आपने वो तोड़ दिया, ये काम किया, वही जू का तू पड़ा हुआ। कॉस्ट $1 बिलियन हो चुकी है, $3 बिलियन कॉस्ट बढ़ गई है, तो आपने काम ही नहीं किया। $6.3 बिलियन से बढ़ के $9.5 बिलियन, इससे ज़रा ज़्यादा हो गई है, अप्रोक्सीमेट है, शायद 10 पे चली जाए, अभी इसकी कैलकुलेशन हो रही है। यानी ना पैसे होंगे ना बनेगी, बस बैठे रहे ख्वाबों में देखते रहे कि ML1 बननी है। प्रैक्टिकली तो हमने करना कुछ नहीं है, बातें ही बातें हैं। मीटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो पेंशन के हालात ये 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से लोगों को पेंशन दी नहीं। तसव्वुर फरमाएं, 2.5 साल से पेंशन नहीं मिली। इसी तरह रेलवे लैंड के बारे में जो कोर्ट डिसीजन आया, वहां पे रेलवे को डिफेंड ही नहीं किया गया ठीक तरीके से। उससे हमारी आमदनी की मेन स्ट्रीम जो थी वो बिल्कुल बराए नाम रह गई है। इस वक्त मेरे सामने फिगर नहीं है, लेकिन 2.5 साल से मैं बताने लगा हूं, दोबारा आ रहा हूं इस पर, और मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अभी तो मैं इश्यूज रेज कर रहा हूं, अभी अब सवालात नहीं है। नहीं सवाल नहीं, पहले मुझे बात करना, जितना मर्जी सवाल, उसके बाद जो मर्जी पूछे। जो आपकी फर्नेस है वो लगी हुई दहाइयां पहले वर्कशॉप में, जो बोझ बन गई हुई है, उसका प्रोजेक्ट मैं सारा मुकम्मल करवा गया था। 2019 नवंबर में फर्नेस आ गई थी, वो वहां पैक पड़ी गया, खैर उसको इंस्टॉल ही नहीं किया था। और मोर ओवर पंक्चुअलिटी बैडली डिस्टर्ब थी, सफाई बुरा हाल था, POH के जो मॉड्यूल्स हमने बनाए थे कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, वही पुरानी पैच वर्क हो रहा था। ये यहाँ के हालात थे। अब हमने प्रैक्टिकली, तो मुझे सच्ची बात है 12-14 दिन हुए हैं काम करते रहे। पहले तो ये पता नहीं था कि इसको चलाना है या क्या करना है, क्या सिलसिला है। सारी बात सारी कौम को पता है। इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कर दी, और उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब ऐसे है तो ऐसे ही कर लेते हैं। और अब
ये तो मैंने लाइटर टोन में बात की है। गुजारिश ये है कि ये जो बोझ लिया हमने पिछले दौर का, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर ये बोझ हम ना उठाते, निकल जाते इलेक्शन के लिए, तो किसी केयर टेकर से कोई आलमी मालियाती अदारा बात नहीं करता। सो रास्ता था, सियासत बचाएं, निकल जाए और भुगतेंगे बाकी केयर टेकर आने वाले या पहले उन पे पड़ेगी। लेकिन ये बड़ी एक खुदगर्जी का फैसला होता, ये नहीं किया गया। तो अब एक मसाइल का अंबार है। आप गवाह हैं कि 18-20 बार हमने 5 साल में किराए कम किए थे, यूर ए विटनेस। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो हमने कुछ डिसीजन किए हैं। नंबर 1, चाहिए यह था कि चाइनीज को आप परस्यू करते और वहां पे आप ऑरेंज लाइन की तर्ज पे, जैसे पूरी दुनिया में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, वह मेट्रो चलाते। वो फैसला दे दिया गया कि जी आप इसको पुरानी केसीआर को बहाल करें। हुआ, जो हो सकता था किया गया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। वो बजाय खुद एक प्रॉब्लम आ गई है, बेपना पैसा लग गया उस पर, उस रेलवे का जिससे अपना बोझ नहीं उठाया जा रहा। तो ये केसीआर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये सीपैक का प्रोजेक्ट है, और ये जब अब चाइनीज साइड से बाकायदा ऑफिशियल विजिट जाएगा, उस पर ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगा केसीआर, ताकि ये बन जाए और कराची के लोगों को अच्छी खबर मिले, उनकी जिंदगी आसान हो। ML1 इस पे हम SPV दोबारा बनाने लगे हैं। SPV बनेगा प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल। अब इसके तखमीने को नीचे लाने के लिए हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 6.8 था, मैंने आपको 6.3 बताया था, फिगर करेक्ट करें। 6.8 से 9.8 करेक्ट कर लें। 6.8 से 9, $3 बिलियन बढ़ गया है। तो इसको हम, इसके डिज़ाइन को शायद रिविजिट करें और डिफरेंट ऑप्शंस बनाएं। उस पर कुछ वक्त लगेगा। वक्त ज़ाहिर है अब वही है जो आपके सामने है, 12, 13, 14 माह जितने भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसमें ये इसकी सिमत मुतय्यन हो जाए और ये चल पड़े। पंक्चुअलिटी पहले से इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी वक्त लगेगा, क्योंकि एडिशनल रेक अवेलेबल नहीं है, उधर तवज्जो नहीं दी हुई। आप तो ये सारी बातों को समझते हैं, तो उसके लिए अब एडिशनल रेक की तैयारी पूरे ज़ोरों शोर से शुरू करवाई गई है। तो इंशाअल्लाह ताला पंक्चुअलिटी मज़ीद इंप्रूव होगी। सफाई, जो PR ट्रेनें चला रहा है उसकी सफाई की हालत तसल्ली बख्श नहीं है। उस पर मैंने इन्हें काम पे लगा दिया है, क्योंकि 2 शिकायत आती हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है बीच में कहीं रास्ते में, और एक सफाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बीच में निज़ाम नहीं है उसका। जो जेनिटोरियल सर्विस हम आउटसोर्स कर गए थे, वो कहानी भी ख़त्म हो चुकी है। तो उस निज़ाम को दोबारा ला रहे हैं। मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द हम इस मुश्किल पे काबू पाएंगे। पेंशन केसेस, चूँकि पेंशन के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं जाके फेडरल गवर्नमेंट से, तो हमने फैसला ये किया यहाँ पे कि मिनिस्टर का, सेक्रेटरी का या किसी रेलवे अफसर का कोई इस्तेहकाक नहीं होगा कि वो प्रायोरिटी का ऑर्डर ब्रेक करे। एक कमेटी ज़रूर हम बना देंगे, जहाँ कोई अर्जेंसी है, कोई ऐसा मरीज़ है जो खुदा न खास्ता जान बलब है, या कोई बहुत दिक्कत आ गई है, तो वो एवेल्यूएट करके उसको दे दे। लेकिन ये इख्तियार वज़ीर या सेक्रेटरी रेलवे के पास नहीं होगा, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से चलेगा। और पहली कोशिश होगी कि 20-21 के केसेस को हम क्लियर करें, फिर उसके बाद 20-22 की बारी आएगी। रेलवे लैंड्स, इसके इस्तेमाल पर जो पाबंदी है उससे रेलवे को बहुत बड़ा फिस्कल लॉस हुआ है। तो रिव्यू में रेलवे गया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हम अपनी इस्तदा लेके जाएंगे। वो पावर्स फिर ऑनरेबल कोर्ट रेलवे बोर्ड को दे या जो भी हो, लेकिन कोई एक रास्ता बनाना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर रेलवे की जो सरप्लस लैंड्स हैं वो उनको इस्तेमाल करना, वरना इसका खसारा क़यामत तक ख़त्म नहीं होना, ये इस तरह ही चलता रहेगा। और पूरी दुनिया में यही मॉडल है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है कि यहाँ पे एक नया मॉडल बन जाएगा कि जी आप हाथ नहीं लगा सकते, ये इस तरह नहीं चल सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से और संजीदगी से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारी फर्नेस है जो 2019 से पैक पड़ी है, ये इस साल इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल होकर चल पड़ेगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। उस पर हमने काम शुरू कर दिया। ये
जेनिटोरियल के इश्यूज़ और वाटर के जो ये वाटर फिलिंग के मामला हैं, इन पे भी हम एक SOP बना रहे हैं ताकि ये पानी ख़त्म होने की प्रॉब्लम जो है, मुसाफिरों को जो तकलीफ़ है, ये दूर हो सके। ज़करिया एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया था उस बदकिस्मत खातून के साथ, हम सबको बहुत चाहिए। मैंने उनसे बात भी की है और कराची में ग्रेड 19 की हमारी ऑफिसर हैं, उनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। उन्हें हमने पाकिस्तान रेलवे में उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, बन रहा है, उनको यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। उसके अलावा उनके वकील के अखराजात वो ट्रेन ऑपरेटर बर्दाश्त करेंगे। मोर ओवर उनके नाम पे हम कोशिश कर रहे हैं कुछ फ़िक्स रकम डिपॉज़िट करवा दें, जहाँ से उनको महीने का कुछ ना कुछ मिलता रहे। वो बेचारी रुली हुई ख़त्म हो गई, बड़ा जुल्म हुआ। उस केस को हमें रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, उन दरिंदों को सजाएं होनी चाहिए और उनसे कोई रायत नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई कमी इंशाल्लाह नहीं होगी। और उन्हें कोई दबाने की कोशिश भी ना करें। अगर ये हमें शिकायत भी मिल गई तो हम उनकी भी सरकूबी करेंगे। ये बिल्कुल लाउड और क्लियर मैसेज है। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए हुए, हम भी तकड़ा वकील करके देंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। और मैंने रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, मुझे ज़ाती तौर पर भी कोई रोल प्ले करना पड़ा तो मैं इसमें करूँगा, पीछे नहीं हटेंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है ये चीज़। अब आ गया हमारे मामला ये जी कि हमें ये जो अपनी ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, ये इसका फिस्कल इम्पैक्ट जो आया वो 8 अरब रुपए से ज़्यादा है। 72 से 74 करोड़ रुपया हर महीने की हिट है रेलवे को। रेलवे तो इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं करता। तो हमने बड़ी मगजमारी की है पिछले 10 दिन में। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था जी 20% बढ़ा दें, कोई कहता था 25% बढ़ा दें। आप ये कर नहीं सकते। तो फिर हमने बहुत गौर ख़ौस करके ये वजारत रेलवे ने तय किया है कि पैसेंजर ट्रेन्स का किराया ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोवेस्ट इनकम ग्रुप है वो पैसेंजर ट्रेन पे सफ़र करता है और ज़्यादा बोझ फ्रेट पे मुंतकिल किया जाए। तो फ्रेट के किराए में हम 15% इजाफा करेंगे और एक्सप्रेस के किराए में 10% इजाफा करेंगे और ऑयल कंजर्वेशन करेंगे। तकरीबन मुझे तो इन्होंने बड़ी फिगर बताई है, लेकिन तकरीबन 1 बिलियन जो हम बचाएंगे। मिसाल के तौर पे एक लोकोमोटिव वो कर रहा है, शेड में काम कर रहा है, वो टग कर रहा है ट्रेन को, तो अब काउंट होगा वो कितनी देर चला है और कब उसको बंद करना है, ताकि इसका ज़िया और एक एक कतरा इस्तेमाल इसका जो है वो उसको ठीक हो और उसको रोका जाए। 10%, फ्रेट 15, पैसेंजर 0, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं डालना। और ऑयल कंजर्वेशन हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा 20 बिलियन के करीब बिल बन जाता है ऑयल का, जो अब 28 पे चला जाएगा। तो ये अफोर्डेबल नहीं है, रेलवे अफोर्ड ही नहीं करता। ये हमारा बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, बड़ी मुश्किल से ये काम किया है। 5 साल आपको पता है हम हर कुछ अरसे के बाद किराया कम करते थे। हमने कंटेनर और ट्रक्स के साथ कंपैरिजन किया और उनसे हम बहुत पीछे रहेंगे। हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से कंपैरिजन किया है, हम उससे भी बहुत पीछे हैं। तो ये एक मुश्किल हम पर आई है, मगर मैंने इनसे गुजारिश किया कि इसके साथ अपनी सर्विस इम्प्रूव करें। तो अब हम वाईफाई की रजीम में दोबारा जा रहे हैं। सब ख़त्म हो गया था, IT का शोबा तोड़ गए हुए हैं यहाँ पे। क्या क्या मैं आपको बताऊँ, DG लीगल कोई है ही नहीं पाकिस्तान रेलवे में, आने नहीं दिया खैर से। तो हम लीगल डिपार्टमेंट को दोबारा मुतहर्रक कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके आगे रेलवे के हवाले से रखनी थी। चंद दिन तक हम इंशाल्लाह एविएशन और PIA के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। उस पर मैं कल भी तकरीबन 7 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। परसों भी मैं लाहौर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, जूम पे मैं पूरे मुल्क से लोगों को लिया हुआ था, बात कर रहा था। और मैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पे विज़िट कर आया था।
कल भी हम एविएशन पे, कल परसों और चौथ अगले 3 दिन भी उस पर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कोई हाल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, कोई हाल नहीं। वो आ गए हैं, दमिश्क वाले आ गए हैं, खैर से वो प्लेन चला गया था, आ गए हैं। उस पर अलग बात करेंगे कि कैसे PIA सस्टेन कर सकती है। अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक एविएशन पॉलिसी आ गई हुई है माशाल्लाह, उसमें सेफ्टी वॉल्व डालने हुए पॉलिसी बन गई हुई है। और ऐसे ऐसे अजदहा हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं कि रेलवे तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें तो फिर कुछ हदूद का तयन करना पड़ेगा। मुश्किल तरीन वक्त है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, और ऐसे है जैसे गिद्ध मंडला रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब हिम्मत करेंगे, अल्लाह करीम मदद फरमाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये जो कश्मकश है इक़्तिदार की, ताकत के इर्तिकाज़ की, कि अफराद या धड़े ये चाहते हैं कि सारी ताकत उनके पास हो, ये काम नहीं चल सकता। और अगर हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए तो फिर आइन को फॉलो करना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस मुल्क में बहुत तजर्बे हुए हैं एक दूसरे को उठाकर बाहर फेंकने के, फेंक कोई भी नहीं सका किसी को, सारे फरीक वहीं मौजूद हैं, अलबत्ता मुल्क का बुरा हाल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इस कैफियत में ज़्यादा अरसा रहा जा सकता है। तो ये ना हो कि मुल्क, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारी इन लड़ाइयों में, झगड़ों में गवर्नेबल ना रहे। तो हमने अपनी मेरिट पॉलिसी वापस लागू कर दी है, आप इसको ऑब्ज़र्व करें। जो भी जॉब आएगी वो एडवर्टाइज होगी, कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना इधर होगी ना एविएशन के अंदर होगी। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जितने भी दिन हैं ईमानदारी के साथ इन कौमी अदारों को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। आपका बहुत शुक्रिया। साहब ये बता दें कि आपने रेलवे की जो प्राइवेट ट्रेनें हुई हैं, तेज़ सुबह खराब वगैरह जो प्राइवेट ठेकेदार को दे दी गई हैं, मजीद और ट्रेनें भी ठेके पर दी जाएंगी क्या? और उसके अलावा रेलवे के स्कूल और हॉस्पिटल जो है उनको प्राइवेट दिया जाएगा? देखिए, मुझे ना अभी दोबारा ये चार्ज संभाले, दिन कम हुए हैं और इनफैक्ट 10-12 दिन से मैं एक्टिव हुआ हूँ जब से वापस आया हूँ। तो पहले हम जायज़ा लेंगे कि पहले जो किया गया उसमें से कौन कौन सा काम करने वाला था। जो करने वाला था वो रहेगा, हमें किसी की छेड़ थोड़ी है कि किसी का नाम आएगा हम अफसर की बेइज्जती करके बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई किस्सा नहीं है। तो मैंने सिविल एविएशन में सेक्रेटरी एविएशन भी पुराने दौर के लगे हुए हैं, DG एविएशन भी वही हैं, ठीक लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें काम चाहिए। ये IG रेलवे वही हैं, पिछले दौर के लगे हुए, बेहतरीन आदमी हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं, काम कर रहे हैं। अलबत्ता सेक्रेटरी रेलवेज़ को बदलना ज़रूरी था क्योंकि उनके कोई हालात नहीं थे, कोई हालात नहीं थे, बिल्कुल कोई हालात नहीं थे। ये उनके लिए भी मैसेज है कि ये करतूत नहीं करने चाहिए, इतना ही काफ़ी है। तो हम रेलवे सर्विस के अफसर को लाए हैं जो दी सीनियर मोस्ट, उस पर कोई जो दूसरे सीनियर मोस्ट आदमी हैं वो CEO हैं। अब ये रेलवे के अफसरों ने चलानी है। ये जो मेरे दोस्त दाएं बाएं बैठे हुए हैं ये पुरानी टीम है, सीनियर लोग हैं रेलवे के, दी बेस्ट लोग हैं। ये कहना कि जी रेलवे में सब चोर हैं, रेलवे अफसरों की बेइज्जती करना, रेलवे के मेहनत कशों पर एतबार ना करना, चोर कहाँ नहीं है। और जो दूसरे को चोर कह रहा होता है वो पहले अपने बारे में सोचे। एक से एक अच्छा आदमी मौजूद है, जो चोर है उसे आपका काम है लहरें गिनने पे लगा दे, उसको की पोजीशन पे ना रहे, की पोजीशन में अच्छे लोगों को ले आए, चीज़ें सीधी हो जाएंगी। तो ये एक वही पुराना हम सारा उसको दोबारा अब रिवाइव कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद महीने में रेलवे तो ट्रैक पे चढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। जहाँ तक पाकिस्तान और कर सकता है
IMF से जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान रेलवे की तरक्की कर सकता है? कर सकता है, बशर्ते के ये जड़ा रोज़ ही तजर्बा कर रहे हैं ना, जड़ा फड़ियाँ कि नहीं फड़ियाँ, इसको चलने दिया जाए। एक मेरे पे यार, एक इसे चलने दें, लोग फैसला करें, लोगों के फैसले को माना जाए, कोई RTS सिस्टम ना बैठे, फेयर प्ले हो, और जो हुकूमतें, किसी की हुकूमत कोई पॉलिसी बनाए अच्छी, उस अच्छी पॉलिसी को आप ओन करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन IMF के पास आपको इसलिए जाना पड़ता है कि अगर बार बार हम सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, डिरेल करेंगे, जब नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए जाएंगे, लोगों को पीनलाइज किया जाएगा सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे, फिर नफरत बढ़ेगी, कशमकश बढ़ेगी और उसमें माशी तरक्की नहीं होगी। उसका मतलब कोई रूट फुल मसरफ के लिए कोई पॉलिसी आप मुरतब कर रहे हैं? आपको पता है कि रेलवे की ज़मीनें जो हम पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है पिछले दौर पे, और मैंने अभी गुजारिश किया कि उसका रिव्यू दायर किया हुआ था, उसको हम परस्यू करने लगे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया तो ज़ाहिर है वो महकमा उस पर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक अदालत उज़्मा में रिव्यू सुना नहीं जाता और वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आता। तो ये मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी और ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, दुनिया की कोई आप रेलवे उठाएं, अब यूरोपियन रेलवेज़ को देखें, वहाँ जाएं, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो आपको जगह नज़र आएगी, जहाँ आपको हाई राइज नजर आएंगी, वो रेलवे की लैंड थी। उनका हाल भी 150 साल पहले हमारे जैसा ही था। तो हमने उसको बंद कर दिया। हर चीज़ को बंद करना मसले का हल नहीं है, एक शफाफ निज़ाम वज़ा करना मसले का हल है, ताकि दो नंबरी ना हो उसके अंदर। और वो जाहिर है सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आए जाएं, निज़ाम पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी क्या इक़दाम कर रहे हैं? दूसरा, जो ठेकेदार को वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको नोटिस जारी हुआ था, तो मजीद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सर इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि जो वाक़या हुआ है सीधे नंबर यहाँ पे आएंगे बड़ी मंडी के पास, तो सीधे ये ज़ाहिर कर रही है ये ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि बाहमी रजामंदी के साथ ये वाक़या हुआ है, जो कि आपकी प्लीज़ 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 ऐसे ना करें। एक जुल्म हुआ एक औरत के साथ, आपने यहाँ जजमेंट देनी शुरू कर दी है। मैं तो उस बेचारी का नाम भी नहीं जानता हूँ। तू क्या यार, बामी रजामंदी। एक मिनट यार बादशाह, प्लीज एक मिनट बादशाह, एक सेकंड। इस तरह ना करें ना आप, इस तरह बिल्कुल ना करें काइंडली। मैं हर बात लूंगा, लेकिन किसी एक मजलूम खातून के बारे में आप बात करेंगे तो मैं बड़े अदब से आपसे रिएक्ट करूंगा। बिल्कुल ज्यादती की गई है, किसी बदमाश को यह काम करने का हक हासिल नहीं है। उस बदमाश का हम बिल्कुल पीछा करेंगे, मुझे जाती तौर पे करना पड़ा मैं करूंगा, बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी जी। और मैं ऐसे ये बात नहीं कर रहा, मैं इसकी कई दिन से तहकीक कर रहा हूँ। मैं आ रहे हैं जो अच्छा आ रहे हैं, मैं एक सेकंड, सबको मौका मिलेगा, बस मुझे ऊंचा ना बुलवाएं क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाना, मेरा वॉइस रेस्ट का मसला। एक सेकंड देखें, उस पर ये डिस्कशन हुई है कि ट्रेन्स के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएं, ये डिस्कशन हुई है। मैं दावा इसलिए नहीं कर रहा कि आपको मालूम है जब तक फाइनल ना हो जाए तो दावा नहीं करना चाहिए। ये तजवीज़ अंडर कंसिडरेशन आ गई है। ये भी अंडर कंसिडरेशन आई है कि प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर जो स्टाफ भर्ती करेगा, रेलवे पुलिस की स्पेशल ब्रांच उसका पूरा ट्रैक चेक करेगी जाके पीछे तक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ चीज़ें हम इस पर कर रहे हैं। एक मुझे ज़रा इनको मौका देने दें। महतू साहब ने वैसे पहले हाथ खड़ा किया था, चले जिसने करना जल्दी। रॉयल पाम क्लब का जी एक बात तो साबित हो गई, मैं तो चला गया था यहाँ से और इतना हम पे उन्होंने बमबारी करवाई और की। फाइनली
शेख अजमत सईद साहब की अदालत ने उसको हमारे मौक़िफ़ को मान लिया। अब मैं आया हूँ तो मैंने पूछा कि अब इसका आप क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में और वहाँ रिपोर्ट पेश करने के बाद होगा। हमारी असेसमेंट ये है कि जो इन्होंने बनाई थी वो ये बनाई थी उसकी कि नंबरिंग कैसे करनी है, उसमें इन्होंने क्या किया अल्लाह के नेक बंदों ने कि वो खाने पीने के नंबर ज़्यादा कर दिए हैं। गोल्फ कोर्स वहाँ पे कोई इतनी उसकी अहमियत नहीं है। अब होना ये चाहिए कि कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए बेहतरीन कंपनियों को यहाँ पे आके कम्पीट करें। वो गोल्फ कोर्स जो है देखिए ना, सिर्फ इनकम नहीं है, एक ज्यूल ऐड होना चाहिए, लाहौर में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे जो मार्कीज़ वाले हैं उन्होंने भी बीच में डाल दिए हुए हैं, जिसदियाँ 4 मार्कें उन्हें क्या मैंने दे दियो रॉयल पाम। तो वो उस क्लब को चलाना माजरत के साथ, ये जो हम रेस्टोरेंट्स चलाते हैं या मार्कियाँ, उनका काम माफ़ी चाहता हूँ नहीं है। तो वो उसकी दोबारा अब हम जो हमारे अफसरान हैं वो बना रहे हैं उसकी एक मेरिट के कितने कितने मार्क्स होंगे, वो फिर उसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा और उसके मुताबिक फिर जब कंपनीज आएंगी तो कंपेटिटिव बिडिंग होगी। लेकिन वो प्रोसेस तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो एक 2 वजूहत है। एक तो इनकम कोई नहीं हो रही उस तरह से, और दूसरे वो जगह ज़ाया हो रही है और लोगों के उस तरीके से इस्तेमाल में नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। मैं तो सब किसी काबू पाने के लिए हफ्ते की छुट्टी दी है, आपने छुट्टी रेलवे हेडक्वार्टर में बंद कर दी है, तो उस पर जो अंदर जी हुकूमत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं बचे सेविंग हो, तो रेलवे अफसरान या मुलाजमीन नहीं आते कि आपकी भी सेविंग हो, रेलवे पहले सारे नहीं छुट्टी के हवाले से। अच्छा, आप गवाह हैं खुद ही कि जब पूरे मुल्क में 2 दिन की छुट्टी होती थी तो रेलवे में नहीं होती थी और हमने 1 दिन की थी। लेकिन इस पर कोई हमने हार्ड लाइन नहीं ली हुई, इस पर हम आपस में मशवरा करके तो देख लेंगे, क्योंकि रेलवे ज़रा डिफरेंट किस्म का अदारा है। ये राउंड द क्लॉक चल रहा है, इसके ऑपरेशन हर वक्त चल रहे हैं ना। ये उस तरह की नहीं है कि एक वजारत है, सुबह काम किया शाम को घर चले गए फिर अगले दिन आ गए। या हर वक्त पहिया चल रहा है ना, इसका ताल्लुक रेल के पहिए के साथ है। मगर इस पर भी हम कंसल्टेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब मैं तो सबको बोल रहा हूँ, सवाल ये है कि पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रेल स्पोर्ट ड्यू 49 थी 49 है, इस साल वो 2 रकम कम हो गए। इसका मतलब ये है कि ये रेलवे आप रेलवे को करना पड़ेगा। तो रेलवे के पास क्या प्लान है कि पेंशन भी वक्त पे लाभ हो और तनख्वाहें भी हो, 2 रकम तो फेडरल गवर्नमेंट काम दे। दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल की एसडीपी से जो एक्सपेंडिचर हुए पिछली हुकूमत की क्या तो उसके 50% हुआ। 50% क्या आपने सरेंडर कर दिया था? मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, लेकिन जो मुझे बताया गया शायद 30 बिलियन का पीएसटीवी था, फिर 20 बिलियन का कट लग गया, 10 अरब का 20 आ गया, मिले 16 अरब रुपए। ऐसे ही 16 सुन लें, अब 33 बिलियन का पीएसटीपी है। हमने अभी से उसके पीछे हम लग गए हैं, ताकि मुझे ये नहीं पता 33 बिलियन पूरे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि माली हालात बहुत ख़राब है। तो बहरहाल एक तो जो भी मिले वो खर्च होना चाहिए और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो उसको फिर हम आगे लेके चल सकें। जो बाकी है उसमें मैंने आपको उसको ब्रिज कैसे करेंगे कि आपको? अच्छा नहीं, वो मैं तो सब ऐसे है कि इन्होंने कुछ एक कागज़ मेरे हाथ में पकड़ाया जी कि इतने पैसे मिला के दे। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है जाके वहाँ फाइनेंस वालों से पैसे मांगना शुरू कर दो, जाया नहीं जाता। तो मैं इनके साथ आजकल बैठा हूँ, मैं कहा यार इस तरह मंगता ना बनाओ, तो मैं चला जाऊँगा लेकिन जायज़ कोई चीज़ें बताओ। तो उसमें जो पेंशन्स वाला पहलू है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, लोगों की बहुत हालत ख़राब है। तो मैंने अर्ज़ की कि सारा क्लियर करना तो फ़ौरन पॉसिबल नहीं होगा, मगर पहले हम 20-21 क्लियर 20-21 तक सारे ड्यूज़ हमारी कोशिश है क्लियर करें। तो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला जितने पैसे मिल सके वो ला के तो वो फिर देंगे उनको इंशाल्लाह। वैसे एक मिनट, वैसे ना मुझे बताया गया है, अभी मैंने इसे वेरीफाई करना है कि स्क्रैप बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। अब वो क्या है कि मार्शलिंग यार्ड पिपरी में लाइनों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, माशाल्लाह इस तरीके से उसको नीलाम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर
उस बोगी तक ही नहीं पहुंच सकता। अगर फ़र्ज़ करें 50 लाइनें या 50 कतारें हैं तो बीच में से कोई नीलाम कर दी, अगर जाएगा तो कटेगा नहीं तो चुकेगा नहीं तो काम ख़त्म हो गया। तो मैंने इनकी मिन्नत किया है कि खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हैं, तो आप लेन्स को नीलाम करें ताकि तरतीब वार हो। वो भी खासा बड़ा एसेट है जिसके ऊपर हम नहीं इतना नहीं है, लेकिन आज के दिनों में तो 2-4-5 अरब भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, वरना तो ये इसकी महकमों के लिए कोई इतनी वो नहीं है। बहरहाल वो जो हम निकाल सकें वहाँ से तरतीब से निकालेंगे ताकि वो लेकिन निकाल के हम लगाएंगे रेलवे के अंदर उन कामों पे जहाँ से जल्दी आए। जैसे एक और बात जो हम संजीदगी से सोच रहे हैं वो है सोलराइजेशन। उस पर भी हम बैठे हुए हैं, हमने PSTP में भी एक प्रोजेक्ट डाला है, PSTP में डाला ना 1 स्टेशन का, वो हमने PSTP में डाल दिया है। बट हम इंटरेस्टेड हैं कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आ जाए, कोई पार्टी आए बड़ी, और वो आके रेलवे के सारे सिस्टम पे सोलर सिस्टम लगाए, क्योंकि कई करोड़ रुपए का हमारा बिल है। तो वो अभी तक जो हमें कैलकुलेशन हुई है वो रीपे विद इन फ्यू ईयर्स हो जाएगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तजवीज़ दें क्या करना है, तुसी जो कहते हो कर लांगे ना। पता नहीं यार, थी इमरान खान फौरन हो जाएगा। एक ये फैसला रेलवे बोर्ड ने किया है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी। ऐसा ये बता दीजिएगा कि आपने बताया पहले बात करते हुए कि RTS बैठ जाते हैं, लोग बिठा देते हैं, लोग बिठाते हैं, ये गलत फैसला। इसके अलावा आपने कहा कि फैसले ये लेने जाते, इसके अलावा जो है वो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं हो पाता। तो अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले डिसीजन लिया है जिसके ऊपर अच्छी खासी क्रिटिसिज्म भी आया कि गवर्नमेंट ने सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी स्क्रीनिंग और सारे मामलात एक एजेंसी को दे दिए, जिसके खिलाफ खैर आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो अब आपके सिविल सारे के सारे इदारों के जो ऑफिसर्स लगेंगे, कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे, किस जगह पे लगेंगे, ये सब डिसीजन भी आपने उनके हाथ में दे दी, तो सिविलियन सुप्रीमेसी कहाँ पे? उस नोटिफिकेशन की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत की गई है, और जब भी की पोजीशंस पे तकर्रियाँ की जाती हैं तो जो एजेंसीज़ है पाकिस्तान की, एक एजेंसी नहीं एजेंसीज, उनसे रिपोर्ट्स ली जाती हैं। ये कोई आज नहीं हुआ, ये बहुत पुराना प्रोसीजर है, और ये डिसीजन करना हुकूमत का काम है कि किस रिपोर्ट को मानना है और किस रिपोर्ट को नहीं मानना है। ये एक नॉर्मल कोर्स है, इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया। आपके पास तो 2 महकमे हैं, एक रेलवे है और दूसरा PIA है। आप मैं आपकी तवज्जो PIA का दिलाना चाहता हूँ कि PIA में अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वहाँ पर शायद कभी आप यहाँ थे या अपायत थे, उसमें 4 क्रू में जो है वो लातादाद टेलीफोन और मोबाइल फोन और रिज्यूम उठाए हुए थे, उनकी इंक्वायरी भी लगी, उसके बाद वो दोबारा पेड़ पर लगा दिया गया। PIA बिल्कुल डूबने की करीब जा रहा है और दूसरे रेलवे की भी हालत हुई है। तो आप एक काबिल आदमी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप इन दोनों इदारों के अंदर से ये माफिया खत्म करके इसको कंट्रोल कर पाएंगे? PIA जो है जी, उसमें मैं भी जानबूझ के उस पर पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मैंने आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से बाकायदा मुलाकात की है, चाय पी है उनके साथ, उस काम को समझा है, क्योंकि अगर किसी ने कोई ठीक काम किया है तो उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम अकले कुल नहीं हैं। असल मसला सिर्फ PIA के साथ नहीं, ये अदारे हैं, एक सिविल एविएशन अथॉरिटी है, एक PIA है, एक मेट ऑफिस है,
और एक ASF है, सबके अपने अपने मसाइल हैं। तो पहले तो उनको जोड़ना है आपस में। तो एक शुमाल की तरफ देख रहा है, एक जुनूब की तरफ, एक मशरिक़ की तरफ और एक मगरिब की तरफ। पहले उनको एक नुक्ते पे लाना है कि अदारे सपोर्टिव हो जाएं एक दूसरे के। जहाँ तक ताल्लुक़ है PIA का, PIA के आपको हल तलाश करने हैं, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो भी अब तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जो एविएशन पॉलिसी है वो कुछ और कह रही है, PIA कुछ और कह रही है। तो इसके बीच में एक फाइन बैलेंस क्रिएट करना है और PIA में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। मैं कल का बता देता हूँ आपको। एक मुसाफिर आ रहा है बाहर से लाहौर एयरपोर्ट पे, बाकी एयरपोर्ट्स पे भी यही हो रहा होगा। अब उसका बैग, उस पर कोई डाउट क्रिएट हुआ है। पहले एक एजेंसी ने बैग चेक किया, आगे गया तो दूसरा साइड पे ले गया, उन्हें भी चेक कर लिया, फिर तीसरा ले गया, वो बेचारा घूम गया। साथ फैमिली है, बच्चे हैं। मैंने उनको कल बुलाया, परसों बुलाया, फिर कल बुलाया। कल रात से जॉइंट सर्च शुरू होगी एक पॉइंट। अच्छा, इसी तरह आपके जो काउंटर्स हैं वो काउंटर्स 44 हैं। अब वहाँ FIA के बंदे बैठे हुए हैं 8, लाइनें लगी हुई हैं। वो 8 बंदे बेचारे क्या करेंगे उन वो 44 काउंटर्स को मैन? यू कांट मैन दैट। तो मैंने फिर FIA वालों से बात की। अब हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ लाहौर नहीं, तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें हम देखेंगे कि अब FIA के भी अपने प्रॉब्लम्स होंगे, रिसोर्स प्रॉब्लम, उनका मैन पावर प्रॉब्लम। तो उनसे बातचीत करके उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं। फिर एक हैरेसमेंट थी PIA के अंदर, ज़रा सी बात हुई, FIA में केस भेज दिया। भाई जिसकी जितनी गलती है उसको उतनी सज़ा दो। सज़ाए मौत या उम्र कैद तो नहीं देनी ना लोगों को आपने। पायलट्स का मामला था, तबाही फैला दी, कह दिया जी सारे फेक हैं। नहीं थे फेक, सारे यूरोप में बैन हो चुके हैं। वो इंशाल्लाह होगी। वहाँ पे एंटी नारकोटिक्स भी बैठी हुई है, वहाँ पे ASF भी बैठी हुई है, वो विजिलेंट है। कभी कभार कोई होता होगा सिक्योरिटी लैब्स, मैं नहीं कहता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ANF की मौजूदगी में कोई ले जाए। बड़ी वो प्रोफेशनली डील करते हैं चीज़ों को। कस्टम्स मौजूद है माशाल्लाह, ASF मौजूद है, जॉइंटली काम करते हैं। तो एक सेकेंड, अब वो हम पूरे यूरोप में बैन है, सो हमारी जो वो इनकम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं मिलके, यासा से हमने उन्हें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई वो हमें रूट्स मिल जाएं। तो एक बड़ी लंबी बहस है ये, मेरा ख्याल है वहीं करेंगे बैठ के। आखिरी जी इसके बाद बस फिर पहले तुसी बोलो भट्ट साहब ने, पहले मैंने नाराज़ हो जाएंगे भट्ट साहब। एक तो तुसी भट्ट साहब नाराज़ भी जल्दी हो जाएंगे। रेलवे की थोड़ी जी तरक्की कर ली है, फिर सियाहत भी नाल कर लेंगे। करेगी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा ठीक है भट्ट साहब। यार एक फ़ैसला पाकिस्तान के सियासतदानों को करना पड़ेगा। इतने बड़े बहरान में जब मुल्क जो है वो डगमगा रहा हो, तो फिर फ़ैसला ये करना है कि आपने सियासत बचानी है, वोटर को खुश करने के लिए कॉस्मेटिक काम करना है, या रियल टाइम कोई कंट्रीब्यूशन करनी है। मैं ये समझता हूँ कि रियल टाइम कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। आप सारे गवाह हैं, मैंने यहाँ पे कोई सियासी भर्ती 5 साल में नहीं की। मुझे एक बात बताएं, वो जो रेलवे का टर्न अराउंड था, उसका डिविडेंड बतौर एक सियासी कारकुन के मुझे इलेक्शन में लोगों ने दिया। सारी कुव्वत इलेक्शन हराने के लिए चली हुई थी। मैं तो जेल जा रहा था और इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस जा रहे थे। सिर्फ 600 वोटों से उनको जीतवाया गया, वह जीत गए और 40 डेज़ के बाद 11,000 की लीड से उनकी पार्टी हार गई। क्यों? लोग जो वोटर है उसको कभी आप गैर संजीदगी से हमें नहीं लेना चाहिए।
वोटर ये देखता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप संजीदा हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप दयानतदारी से लगे हुए हैं और अगर आपके काम के नतीजे में फ़र्क नज़र आ रहा है तो फिर लोग कहते हैं कि यार ठीक है, इनको चलाओ। तो ये बहुत मुश्किल दौर है हमारे लिए, PMLN के लिए। मार खाना ज़्यादा आसान था, मार खाना आसान था, जेल जाना आसान था। अपना पॉलिटिकल कैपिटल और अपना इमेज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमें नहीं मालूम कि ये जो हमारी पार्टी ने डिसीजन और हमारी दूसरी सियासी जमातों ने किया, हम अकेले तो नहीं ना है, मखलूत हुकूमत है, सबकी स्टेक्स हैं। हमने लोगों में जाना है, वोट मांगने हैं, वोट तो लोगों ने देने हैं। लेकिन अब ये फैसला करना था ना यार कि मुल्क को इसी तरह छोड़ के भाग जाओ या इसको पकड़ो। तो अगर हम भाग जाएंगे तो पकड़ना किसने है? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों ने यहाँ ही रहना है ना, यहीं हमने दफन होना है। इसलिए अल्लाह सिर्फ एक बात, रब करम करेगा, सारे इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह को मंजूर ना हो तो जीत सकते हैं? नहीं। और अगर नीयत ठीक होगी और आप मेहनत करें दयानतदारी से तो फिर लोगों के दिल अल्लाह करीम की मेहरबानी से मुसख्खर हो जाएंगे। बस